हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर कंसर्न रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन इंडिया। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेक्चर सीरीज़ आपको यहाँ पर कम्प्लीटली अवेलेबल हैं। एंड आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आज का लेक्चर शुरू करते हैं मेजर कंसर्न रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी तक हम ये देख चुके हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का मतलब क्या है, कौन कौन सी मेजर कमीशंस और कमेटी को अपॉइंट किया गया था इंडिया के द्वारा आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, और आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है उसका मकसद क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है रिफॉर्म करने का। ठीक है, तो मेजर कंसर्न ड्राइविंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप देखेंगे जब हम क्लासिकल थ्योरीज पढ़ रहे थे, क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थिंकर्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तब हमने ये सारी की सारी चीज़ें देखी थी कि एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी, स्पेशलाइजेशन, इसके अलावा इफेक्टिव कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, अकाउंटेबिलिटी, करप्शन, इन सब से डील करना या इन सब को इम्प्रूव करना ही एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का मकसद होता है। तो यहाँ पर एक कोट है, वो कहता है कि गुड मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ मेकिंग प्रॉब्लम सो इंटरेस्टिंग एंड द सॉल्यूशन सो कंस्ट्रक्टिव दैट एवरीवन वांट टू गेट टू वर्क एंड डील विद देम। एक अच्छी मैनेजमेंट आप किसको बोलोगे? अच्छी मैनेजमेंट एक ऐसी आर्ट है जिसमें आप प्रॉब्लम्स को इतना इंटरेस्टिंग बना देते हो और उनके सॉल्यूशन को इतना कंस्ट्रक्टिव बना देते हो कि हर कोई काम करना चाहता है, हर कोई उनसे डील करना चाहता है, उसी को अच्छी मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम डिस्कस करेंगे एक एक कंसर्न को थोड़ा डिटेल में कि एक्चुअल में क्या है उनके बारे में, या एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अगर आपको रिफॉर्म पे फोकस करना हो तो आपका मेन जो कंसर्न है वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी की। एफिशिएंसी और इकोनॉमी पे जो फोकस है वो क्लासिकल थिंकर्स के द्वारा ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है इनके ऊपर। कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी हैज़ बिन क्लोजली लिंक्ड टू द टेक्निक ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एफिशिएंसी आप किसको बोलते हो कि जितना आपने इनपुट दिया क्या उसके हिसाब से आउटपुट आपका सही आ रहा है, आप उसी को बोलोगे ना कि एफिशिएंसी सही है, राइट। तो ये जो कॉस्ट बेनिफिट का एनालिसिस होता है ये एफिशिएंसी को इंश्योर करता है कि जितनी आपकी कॉस्ट लगी क्या उसको आप उतना ही आपको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं। एंड इट स्ट्रेसेस रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज। एफिशिएंसी का मतलब कि एक तो इनपुट कॉस्ट आपकी कम हो, रिड्यूस हो, साथ ही साथ वेस्टेज कम से कम हो। ठीक है, बहुत सारी कमेटीज़ ने इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी पे फोकस किया इंक्लूडिंग एआरसी मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। और जो नई एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक है जिसमें से O&M यूनिट है, ये भी क्या है एक तरीके से एफिशिएंसी को ही प्रमोट करने की कोशिश की गई है। एम्फेसिस ऑन प्रोडक्टिविटी इन गवर्नमेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग, साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट थ्रू परफॉर्मेंस बजटिंग एंड परफॉर्मेंस ऑडिटिंग। इसके अलावा न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक के अलावा गवर्नमेंट की प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना, प्रोजेक्ट को प्लान करना, साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैसे परफॉर्मेंस बजटिंग और परफॉर्मेंस ऑडिटिंग के थ्रू साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इंश्योर करना, ये सारी भी क्या है एक तरीके से एफिशिएंसी को ही इंश्योर किया जा रहा है। ग्रोइंग थ्रस्ट इन द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपको इनके वर्ड्स का मतलब समझ में नहीं आ रहा तो हमारे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें कम्प्लीटली बताया गया है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जब हम पेपर 1 कवर कर रहे थे तो हमने देखा था टेक्निक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट में MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसके अलावा MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, ICT का हमें पता ही है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के एप्लीकेशन की वजह से भी क्या कोशिश की जा रही है एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी को इम्प्रूव करने की। सेकंड में डील करते हैं हम स्पेशलाइजेशन। ठीक है, मैक्स वेबर ने कंसिडर किया था स्पेशलाइजेशन को एज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी। इंडियन सिनेरियो में एक आपने जर्नलिस्ट और जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी कंट्रोवर्सी के बारे में बहुत सुना होगा कि जर्नलिस्ट होने चाहिए या फिर स्पेशलिस्ट होने चाहिए। तो इंडियन सिनेरियो के अंदर जर्नलिस्ट की बहुत लंबे टाइम तक सुप्रीमेसी रही है एडमिनिस्ट्रेशन में, और जो एमर्जिंग सिनेरियो है, ठीक है, जो आने वाला टाइम है उसमें है कि स्पेशलिस्ट का बहुत क्रिटिकल रोल हो सकता है। ARC tried to resolve it by recommending that each member of IAS should opt for specialization in one of the 8 functional area suggested by it. ARC ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि जो ये जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट की कंट्रोवर्सी है इससे आप डील कर सकते हो कि हर जो IAS कैटेगरी का ऑफिसर है उसको
मतलब उसको 8 फंक्शनल एरिया में से किसी एक को चूज़ करके उसमें स्पेशलाइजेशन होना चाहिए उसका। बट ये जो रिकमेंडेशन थी वो आईएएस कैटेगरी के ऑफिसर के द्वारा ही रजिस्टर कर दी गई, ठीक है। तो उसके आपको पता है कि जिसको आप जिस फील्ड में आप रिफॉर्म लाना चाहते हो, अगर उस फील्ड के लोग उस चीज़ को अपनाना नहीं चाहते तो वो वायबल नहीं होगा। First ARC recommended introduction of component of specialization in all important administrative body including planning commission and public enterprise. अदर देन दैट फिर आता है इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन जब हम मोने एंड रेले के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने देखा था, जिसमें जेम्स डी मोने ने कहा था कि कोऑर्डिनेशन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया के अंदर देयर हैज़ बीन अ डिस्टिंक्टिव एम्फेसिस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन, चाहे वो आप गोपालस्वामी अयंगर की रिपोर्ट देख लो, आर ए गोपालस्वामी की रिपोर्ट देख लो, या फिर एआरसी ने भी जो है वो कोऑर्डिनेशन पे ज़्यादा एम्फेसिस किया है या ज़्यादा जोर दिया है कि कितनी भी एजेंसी बना लो आप, अगर आपको बेहतर तरीके से काम करना है तो आपको सारी एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन लाना होगा। और एक्चुअल में जब पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या एक जो मेजर रीजन है जिसकी वजह से पॉलिसी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती वो यही है कि बहुत सारी एजेंसीज के बीच में इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, उस वजह से जो है वो इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज का प्रॉपर वे में नहीं हो पाता, ठीक है। बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक पर्सनल। जो लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दे रियली मैटर्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। जो अलग अलग एस्पेक्ट है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के, दे हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड। अंटिल रिसेंटली द अप्रोच अडॉप्टेड इन द पर्सनल रिफॉर्म हैड बीन प्राइमरली इंक्रीमेंटल एंड रियरली हैड एनी रेडिकल मेजर बीन अटेम्प्टेड। अगर आप देखो पर्सनल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके रिफॉर्म अगर आप स्टडी करो तो आपको मिलेगा कि मेनली जो उनके रिफॉर्म किए गए हैं वो इंक्रीमेंटल है। दैट मीन्स कि उनकी सैलरी बढ़ा देगी, पे बढ़ा देगी, बोनस बढ़ा दिए गए, इंक्रीमेंटल आपको अप्रोच मिलेगी। कोई रेडिकल मेजर नहीं लिया गया जो कि कोशिश की जाए पर्सनल रिफॉर्म लाने की। पे कमीशन ने भी ऐसी रिकमेंडेशन देने से अपने आप को रोका, ठीक है, जो कि एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम को ख़राब कर सकती है। A definite view has yet to be taken by the government of India on crucial suggestion made by second ARC in 10th report. अब जब हम सेकेंड ARC की रिपोर्ट्स को डिटेल में देखेंगे तब हम देखेंगे कि एक्चुअल में क्या करने की ज़रूरत है पर्सनल सिस्टम के अंदर, ठीक है। बट काफ़ी टाइम हो चुका है सेकेंड ARC की रिपोर्ट आए हुए, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक भी कोई क्रूशियल जो स्टेप है वो नहीं लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं इंटीग्रिटी इन पब्लिक सर्विस। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडी घोरवाला की जो रिपोर्ट आई थी, द रिपोर्ट हैज़ अंडरस्कोर्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ मेंटेनिंग अ हाई लेवल ऑफ मोरालिटी इन पब्लिक अफेयर। देयर हैज़ बीन अंडरलाइन अजम्पशंस कि एफिशिएंसी और इकोनॉमी की काफ़ी हद तक इंटीग्रिटी और जो एडमिनिस्ट्रेटर का कैरेक्टर है उस पर डिपेंडेंस होती है। आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एफिशिएंसी तभी ला सकते हो जब वहाँ जो काम कर रहे हैं लोग वो इंटीग्रिटी और कैरेक्टर को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ARC रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ अ लोकपाल एंड लोकायुक्ता इन इंडिया। सेकेंड ARC ने अपनी रिपोर्ट एथिक्स इन गवर्नेंस में कहा कि आपको राष्ट्रीय लोकायुक्ता और स्टेट लोकायुक्ता को अपॉइंट करने की ज़रूरत है। बट जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सजेस्ट किए गए हैं वो अभी तक इम्प्लीमेंट होने बाकी हैं। हालांकि लोकपाल एंड लोकायुक्ता बन चुके हैं इंडिया के अंदर, बट स्टिल एक इफेक्टिव वे में काम करना अभी कह सकते हैं कि नए इंस्टीट्यूशंस हैं तो they need improvement obviously, and there is need to improve the level of integrity of administrator, responsiveness and public accountability। किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर ज़रूरी है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है वो ऐसा बने जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उनके लिए अकाउंटेबल हो, ठीक है। सो इन अ डेमोक्रेसी द नीड टू एस्टैब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर दैट इज रिस्पॉन्सिव टू द पब्लिक डिमांड एंड नीड्स इज पैरामाउंट। रिस्पॉन्सिव होने का मतलब क्या है कि व्हाट द सोसाइटी वांट एंड व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग, ठीक है, उसके बीच में बैलेंस होना चाहिए। इंडिया की अगर आप बात देखें तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशन हैज सिस्टमेटाइज्ड द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड मॉनिटरिंग द फॉलो अप एक्शन ऑन द ग्रीवेंसेस रिसीव्ड अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी। उन्होंने क्या कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज के अगेंस्ट ग्रीवेंसेस फाइल हो रहे हैं उनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग और मॉनिटरिंग होगी। एंड देयर आर नंबर ऑफ स्पेशली क्रिएटेड डिपार्टमेंटल सेल टू रिड्रेस द पब्लिक ग्रीवेंसेस। ओके, आप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट
ये रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कब इंश्योर कर सकते हो? जब आप ये देखो कि लोगों के और गवर्नमेंट के बीच में कम्युनिकेशन बना रहे, ठीक है, चाहे वो उनके ग्रीवेंसेस से रिलेटेड हो, चाहे कोई और मैटर हो। इसके अलावा देखते हैं इमीडिएट कंसर्न। इमीडिएट कंसर्न क्या है? ये तो लॉन्ग टर्म है, ठीक है। इमीडिएट सबसे इंपॉर्टेंट है पब्लिक ऑर्डर सिस्टम, स्पेशली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसको स्ट्रेंथन करने की और उसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। सेकेंड थिंग है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी को आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शुड बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई इंसिडेंट हो चुका है उसके बाद आप कोई एक्शन ले रहे हैं, नहीं। आपको एक जो पुरानी कहावत है दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आपको प्रिवेंशन पे फोकस करना होगा। दैट मीन्स गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। इनोवेशन, क्रिएटिव स्पिरिट, इनको प्रमोट करने की ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन में। गवर्नेंस सिस्टम शुड बी परफॉर्मेंस बेस्ड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। आपका पूरा का पूरा गवर्नेंस सिस्टम जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। किस एडमिनिस्ट्रेटर ने कितना अच्छा काम किया है, कितना बेहतर काम किया है, और रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। स्पेशलिस्ट या टेक्नोक्रेट जो होते हैं, दे ऑट टू बी अकॉर्डेड अ डिस्टिंक्टिव प्लेस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इसके अलावा ई गवर्नेंस पे फोकस करने की ज़रूरत है। ट्रांसपेरेंसी थ्रू द RTI शुड बी द हॉलमार्क ऑफ एंटायर गवर्नेंस सिस्टम। अदर देन दैट, प्रॉबिटी, इंटीग्रिटी एंड एथिक्स मस्ट बिकम द एट्रीब्यूट ऑफ द गवर्नेंस सिस्टम। तो ये इमीडिएट कंसर्न है। यहाँ पर हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।